नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। सीबीएसई ने उन सभी स्कूलों को अपने परिसर में कोचिंग संस्थान के नाम पर समानांतर कक्षाओं को चलाने पर कड़ा रुख अपनाया है, जो बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं। सीबीएसई को शिकायतें मिल रही थी कि कुछ स्कूलों में इंटीग्रेटेड कोर्स भी चलाए जा रहे हैं और ऐसे स्कूलों को सभी व्यावसायिक गतिविधियां तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई स्कूल इस आदेश की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ बोर्ड के एफिलिएशन बायलॉज 2018 के मुताबिक कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही सीबीएसई ने आदेश जारी किया है कि स्कूल शिक्षक प्राइवेट कोचिंग या टीचिंग नहीं कर सकते और स्कूल अपने परिसर में किसी भी नाम से व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चला सकते। नियमों के मुताबिक किसी भी नाम से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस प्रकार की कक्षाएं चलाना बोर्ड के नियमों का उल्लंघन है। और हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं तीन खास मेहमान। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीवी शर्मा साहब हैं, चेयरमैन हैं एनआईओएस से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। साथ ही अपराजिता गौतम हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन से। स्वागत है। वृंदा स्वरूप जी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। शुरुआत मैं चाहूँगा अपराजिता जी, क्योंकि सीबीएसई का साफ कहना है कि बहुत सारी शिकायतें मिली हैं कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को लेकर, और क्योंकि आप पेरेंट टीचर एसोसिएशन से हैं, क्या कुछ है जो स्कूलों में जो उनकी शुद्ध मैं कहूँ कि गतिविधियां हैं शिक्षा से अलग जो व्यावसायिक श्रेणी में आती हैं वो चल रही हैं, और मैं एक तरीके से कहूँ कि नियमों का उल्लंघन या उसकी अवहेलना हो रही है? देखिए, अगर आज हम इसी सर्कुलर की बात करते हैं जो कल निकाला गया था, इसमें सीबीएसई ने पूरा फोकस किया है उन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो विद इन स्कूल प्रीमाइसेस खुल रखे हैं, जो ज़्यादातर इंजीनियरिंग या मेडिकल की वो क्लासेस करवाते हैं। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। हम इंस्टीट्यूट्स का नाम नहीं लेना चाहते या स्कूलों का नाम नहीं लेना चाहते, बट मैं आपको बता देती हूँ, स्कूल ने अपने स्कूल प्रीमाइसेस में 1 या 2 कमरे उस इंस्टीट्यूट के नाम पे रखे हुए हैं। वो इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप, अगर मैं स्कूल जाती हूँ एडमिशन करवाने के लिए, मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा मेरे बच्चे के लिए, मैं 9th या 10th में जाती हूँ, बट अगर मैं इंस्टीट्यूट के थ्रू जाती हूँ तो मेरे बच्चे की वहाँ पे एक सीट हो जाएगी, जिसके लिए मुझे इंस्टीट्यूट को जो पेमेंट करनी है, बेनिफिट पेपर इंस्टीट्यूट ये दिखाता है कि आपका बच्चा स्कूल प्रीमाइसेस में भी रहेगा, अपने पीयर ग्रुप के साथ भी रहेगा, फ्रेंड्स के साथ भी रहेगा, उसके साथ साथ वो आपकी मेडिकल की या इंजीनियरिंग की कोचिंग भी करता रहेगा। बट मैं ये कहूँगी, ये जो सीबीएसई ने जो सर्कुलर निकाला है जिसमें इन्होंने सिर्फ इस कोचिंग, जैसे अभी आपने पूछा कि और कौन सी होती है कॉमर्शियल एक्टिविटी, इसके अलावा स्कूल अपने प्लेग्राउंड्स को या अपने एरिया को वो इवनिंग क्लासेस के लिए देते हैं। कैसे? प्लेग्राउंड एरिया है, स्पोर्ट्स एकेडमी ओपन हो रखी हैं, आप बहुत सारा नेट में सर्च कर सकते हैं। स्पोर्ट्स है, अभी स्विमिंग चल रही है, सितंबर तक आपकी स्विमिंग की क्लासेस चल रही हैं। अब आप ये बताइए, एक अभिभावक का ये कहना होता है कि जब मैं पैसा दे रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रही हूँ, अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तो मैं पैसा डेवलपमेंट के नाम पे दे रहा हूँ, पैसा हमसे लिया जा रहा है, बट उस पैसे की उगाही मेरा बच्चा उस सर्विसेज को नहीं यूज कर सकता। अगर स्विमिंग में जाना है तो उसी पेरेंट को अलग से पैसे देने होंगे उस स्विमिंग क्लास के लिए। शाम को वो एक्टिविटी रन कर रहा है, वो कॉमर्शियल एक्टिविटी है, जो एक कॉमर्शियल एक्टिविटी का पार्ट आता है, अभी जो हाई कोर्ट ने भी उसको कवर किया है। दूसरी चीज, बैक टू दिस पॉइंट जो आज का डिस्कशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये बात आज की नहीं है, कई सालों से कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, और हम इस बात का बहुत, हमें तो खुशी है कि सीबीएसई ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। बट यहाँ थोड़ा सा ये आता है कि सीबीएसई हमेशा एक लाइन लास्ट में लिखती है, कोई भी गवर्नमेंट का जो भी सर्कुलर आता है, कि विल टेक स्टर्न एक्शन अगर आप नहीं मानेंगे। हम ये चाहते हैं कि सीबीएसई या स्टेट गवर्नमेंट उन स्कूलों के खिलाफ डेफिनेटली स्टर्न एक्शन ले, चाहे वो सीबीएसई अपने सीबीएसई बायलॉज के उसमें ले, चाहे इस जो इन्होंने सर्कुलर निकाला इसमें ले, या स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के रूल के हिसाब से ले। क्योंकि एक ऑर्डर निकालना या सर्कुलर निकालना विद धमकी भरा, मैं बोलूंगी, और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेना, तभी रीजन है दिन पर दिन ये कुकुरमुत्तों की तरह से खुलते चले जा रहे हैं। मैं एक्शन पर भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और समझना चाहूंगा। और वृंदा जी, क्योंकि आपने इसको डील किया है असल में, क्योंकि जब कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात आती है किसी भी स्कूल के दायरे, यानी मैं कहूँ कि उसकी बाउंड्री के अंदर, उसकी प्रमाइस के अंदर, वो क्या कुछ है जो कि इलीगल माना जाता है अगर मैं नियमों के लिहाज से देखूं? जैसा कि कहा अपराजिता ने कि वहाँ पर स्विमिंग क्लासेस चलाना,
पार्क या फिर वहाँ का ग्राउंड या स्विमिंग पूल या फिर लाइब्रेरी को लीज पर या किसी एक संस्था को दे देना किराए पर, और वहाँ पर वो प्राइवेट तरीके से लोगों को या बच्चों को उनसे फीस लेकर उसका इस्तेमाल कर रही हो। साथ ही साथ कोचिंग यानी कि एडमिशन के साथ साथ MBA या फिर इंजीनियरिंग या मेडिकल की कोचिंग की क्लासेस वहाँ पर, इवनिंग क्लासेस या पैरेलल मैं कहूँ वो भी चलती हैं। इस क्या है पूरा दायरा इसका? पहले इसमें हम ये देख लेते हैं जैसे कि कोचिंग क्लासेस जिसको अभी बार किया गया है। कोचिंग क्लासेस नॉर्मली मेडिकल, इंजीनियरिंग इत्यादि के लिए कुछ स्कूल लोग चला रहे हैं। मैं पर्सनली और आई थिंक मैं CBSE की इसमें सपोर्टर हूँ कि ये बैन होनी चाहिए एक्टिविटी। स्कूल का जो द रीज़न एक स्कूल जो चल रहा है वो है कि आप बच्चों को एक स्कूल लीविंग स्टैंडर्ड तक की जो एकेडमिक प्रोफिशिएंसी है वो आपको उस बच्चे को हासिल करानी है। सो ये मकसद रहता है, और पढ़ाई पे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और जो भी आप टैलेंट बच्चे का उभारना चाहें उस पे फोकस स्कूल का रहना चाहिए। अब हो ये गया है कि कंपटीशन फॉर पोटेंशियल जॉब्स जो है वो एक तरह से स्कूल में उतर ही आया है, और ये कोचिंग क्लासेस आपको वेरियस कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स जो स्कूल के बाद बच्चे लेते हैं उसके लिए तैयारी करता है, और ये क्लैश करता है बच्चों की जो नॉर्मल 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई होती है। तो मैं इसमें यही चाहती हूँ कि ये जो स्टेप लिया गया एक तो करेक्ट है। दूसरा, CBSE ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और अगर आपने ड्राफ्ट हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी का भी देखा हो तो उसमें ये एम्फेसिस है कि अब स्कूल लीविंग एग्ज़ाम में भी बजाय सिर्फ नॉलेज की टेस्टिंग के लॉजिक, रीजनिंग, एप्लीकेबिलिटी जो हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ाते हैं बच्चों को, जो बच्चे सीखते हैं उसको कैसे अप्लाई करते हैं, इस तरह की टेस्टिंग अब बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी होगी जी। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे एक तरह से बच्चा जो ये कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स उसको बाद में लेने होते हैं उसमें भी उसकी एक तैयारी हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को उससे भी थोड़ा धक्का लगेगा, और इस माहौल में ये इनको ख़त्म ही करना, और स्कूल के अंदर तो कतई नहीं चलाना चाहिए, बिकॉज स्कूल की सैंक्टिटी अपनी पढ़ाई और अपने एक्टिविटीज़ के लिए पूरी रहनी चाहिए। लेकिन वृंदा जी, दूसरा इसमें जो मैं माफी चाह रहा हूँ, रोक रहा हूँ। इस आज कार्यक्रम में के दौरान मैंने कोशिश की, कई सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल से बात की मैंने खुद, और उनको इनवाइट किया कि आप अपना पक्ष रखिए। हालांकि कोई तैयार नहीं हुआ इस शो में शामिल होने के लिए, लेकिन जो उनकी राय थी वो मैं बता सकता हूँ। उन्होंने कहा कि स्कूल में अगर शाम के वक्त या स्कूल की टाइमिंग के पहले या उसके बाद में स्विमिंग पूल क्लासेस या दूसरी क्लासेस चलती हैं तो उसमें बुराई क्या है। वो ये कहते हैं कि हम किसी बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स नहीं करते कि आपको उसमें एडमिशन लेना है। मेरा इसमें एक तर्क ये होगा कि इन प्रिंसिपल मैं भी सहमत हूँ कि आफ्टर स्कूल आवर्स अगर ये फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं उनमें और बच्चों को प्रतिभाग करने के लिए, जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं उनके लिए अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं तो मैं भी इस पक्ष में हूँ, और हम लोगों ने सरकारी स्कूल्स में ये किया भी है पहले। मगर जो पॉइंट जो आपके हमारी पैनलिस्ट कह रही थी अभी, जो पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, कि आप अपने स्कूल के बच्चों को नहीं उसमें आप चार्ज कर सकते, उनके लिए वो फैसिलिटीज़ हैं। आप स्कूल आवर्स में आप उनको अवेल कराइए। अगर वो उसको शाम को भी कोई पेरेंट उसको यूटिलाइज कराना चाहता है, प्रोफिशिएंसी उसकी बढ़ाना चाहता है स्विमिंग में या किसी स्पोर्ट में, आप अपने स्कूल के बच्चों को वो नहीं चार्ज करना चाहिए। आप उसके अलावा आप वो फैसिलिटीज़ खोल दें कमर्शियल बेसिस पे, चार्जेस पे, और बच्चों को और लोगों को उसको फैसिलिटेट करने में मैं उसके पक्ष में हूँ। मगर यू कैन नॉट चार्ज अपने जो स्कूल के बच्चे हैं, अपने जो स्कूल के पेरेंट्स हैं, जो नॉर्मल फीस आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके बच्चे को तो फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। ओके शर्मा जी, क्योंकि दोनों पक्ष में कह रहा हूँ, तो फिर स्कूलों का एक और ये तर्क है कि हम इतनी महंगी ज़मीन, इतनी बिल्डिंग पर इन्वेस्ट करते हैं, इक्विपमेंट पर इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आप फीस से कंपेयर करेंगे तो उस तरह के स्कूल को चलाना नामुमकिन है, जो आज कई सारे प्रिंसिपल्स ने कहा।
तो फिर ऐसे में सीबीएसई जो कि सर्कुलर जारी कर रही है, जो कि मैं कहूँ कि नियमावली है, क्या आपको लगता है कि वो लागू हो पाएगा या लागू करने की हालत में स्कूल हैं? देखिए, अपराजिता जी ने ख़त्म की थी अपनी बात ये कह के कि सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में लास्ट लाइन लिखा है कि उन पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी, और ये कहाँ होता है। मैं पूछना चाहूँगा कि 70 सालों में स्कूलों पर सोचा नहीं गया, जब सीबीएसई सोच रही है, उसकी मंशा दिख रही है। पिछले 1.5-2 सालों में देखिए कि कितने सारे बदलाव सीबीएसई में लाए गए हैं और कितना प्रोग्रेसिव चेंजेस आया है। क्यों? अविश्वास है, दृढ़ सरकार है और उसकी सोच पक्की है कि हम विद्यालयों को ठीक करेंगे। तभी तो जिसकी चर्चा वृंदा स्वरूप जी ने भी किया कि नई शिक्षा नीति आ रही है, उस पर विद्यालय शिक्षा पर कितना जोर है। विद्यालय शिक्षा पर जोर कम रहा। आप जानते हैं, जॉमटियन के पहले तक तो सोचा ही नहीं गया कि क्या हो रहा है विद्यालय में। जॉमटियन के बाद ही 1990 के बाद ही सोचना शुरू किया देश। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल शंका नहीं होनी चाहिए, सरकार की दृष्टि बिल्कुल पक्की है कि विद्यालयों को ठीक करना है। और जो वृंदा स्वरूप जी ने कहा, मैं शायद इस पर चाहूंगा कि इस पर बहस हो और इसकी चर्चा हो। देखिए, विद्यालय अगर गरीब है तो वो सुविधाएं नहीं दे सकेगा, और उसको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए धन इकट्ठा करना पड़ेगा, मुहैया करना पड़ेगा, और तभी सुविधाएं होंगी। अगर पूरे के पूरे उसका खर्च विद्यार्थियों पर, विद्यालय के विद्यार्थियों पर डाला जाए तो वो बड़ा हो जाएगा। फीस भी देने से हम कतराते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यह सारी संपत्ति देश की संपत्ति है। तो आप बनाइए जरूर सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए, उसका फायदा न सिर्फ विद्यालय के बच्चों को, दूसरे बच्चों को भी स्कूल टाइम के बाद मिलना चाहिए, ताकि दूसरे बच्चे भी लाभ उठा सकें। मैं कंप्यूटर का एग्जांपल लूंगा। हम कंप्यूटर लैब लगाते हैं और दिन में 8 ही घंटा यूज करते हैं, बाकी समय यूज नहीं होता है। कंप्यूटर का लाइफ 1.5-2 साल है, तो क्यों बंद करके रखें? स्विमिंग पूल जैसा अभी कहा कि 6 महीने यूज होता है, 6 महीने में उसको ऑप्टिमल या मैक्सिमम यूज करना चाहिए। तो इस पर निश्चित तौर पर सीबीएसई भी सोचेगी। आपकी शिक्षा नीति आ रही है, वो भी सोचेगा। एक अच्छी चर्चा है कि विद्यालय शिक्षा आयोग बनेगा, जो विद्यालयों के लिए अलग से काम करेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पैरेलल विद्यालय शिक्षा आयोग बनेगा, जो विद्यालयों पर नए नियम बनाएगा और उनके बारे में सोचेगा। क्योंकि विद्यालयों पर शोध कम हुआ है, कभी सोच रही नहीं। 47 के बाद ही आईआईटी और आईआईएम और इन पर सब पर देश का रुझान रहा। नेहरू जी का सोचना था कि आईआईटी से ही देश चलेगा, लेकिन विद्यालयों पर सोचा नहीं गया। अब विद्यालयों पर जब सोचा जा रहा है, निश्चित तौर पर यह बात और बढ़ेगी, क्योंकि विद्यालयों के बारे में अब सोचा जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है, 2 चीजें, दृढ़ सरकार, पक्का विश्वास कि विद्यालयों को ठीक करना है, और इसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, जैसा विंदा जी भी ने कहा, वो होगा ही, हमको लगता है। लेकिन जो अपराजिता कह रही है, मैं अगर पेरेंट्स की तरफ से कहूं, या फिर आप पिछले 5, 6, 7 साल में हर बार हम सुनते हैं कि फीस बढ़ोतरी को लेकर सरकारों ने कड़े निर्देश जारी किए। सीबीएसई अलग अलग बोर्ड ने भी कहा। इसके अलावा बुक्स क्या चलेंगी और कौन सी बुक्स वहां पर रिकमेंडेड है बोर्ड की ओर से, वही पढ़ाई जाएंगी। लेकिन इन दोनों विधाओं में, इन दोनों ही मैं कहूं कि फील्ड में, आप किसी भी स्कूल, किसी भी जिले के सैंपल अगर उठाएंगे तो ये जो पालन है नियमों का, वो 50% से ऊपर नहीं मिलेगा। इसीलिए अंदेशा है कि क्या वाकई कार्रवाई होगी या निर्देश जारी करने के बाद हम इंतजार करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। मुझे याद पड़ रहा है किताबों के विषय में, किस तरह से विद्यालयों में बुक शॉप खुल गए थे, प्राइवेट पब्लिशर के किताब वहां बिकते थे। जो सोशल साइंस की किताब एनसीईआरटी की 50-60 रुपए की है, वो प्राइवेट की 250-300 रुपए की होती थी, और वही बच्चों को कहा जाता था आप खरीदेंगे और पढ़ेंगे, जिसका क्वालिटी भी खराब होता था। कैसा दृढ़ संकल्प था और आदेश था कि आप केवल एनसीईआरटी की किताबें ही चलाएंगे विद्यालय में, अगर आपको सीबीएसई का रिकॉग्निशन चाहिए। पहली बार जब ऐसा हुआ, थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि करोड़ों में किताब छापना पड़ा, लेकिन उसको भी समय से कर लिया गया था। अब उसके बाद ये हुआ कि हम रीजनल सेंटर से अपनी किताबें बांटेंगे। ये आप अंदाज करिए, दुनिया के 18% आबादी है, इतना बड़ा हमारा तंत्र है विद्यालय का, और उन सब विद्यालयों को एनसीईआरटी ने किताबें छाप के पहुंचाई। ये कितनी बड़ी बात है। तो 1-2 सालों में मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये परेशानी सुलझ गई है कि हम सारे विद्यालयों को क्वालिटी टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी तैयार करती है, और आप अगर किसी विद्यालय से जुड़े रहे तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी की किताबें कितनी अच्छी किताबें हैं, दुनिया भर में अव्वल किताबें हैं, और ये उपलब्ध कराई गई सस्ते दाम पर। इस दाम पर दुनिया का कोई देश अपने बच्चों को किताब नहीं देता है। तो
अब दृढ़ संकल्प के साथ सरकार ने कहा कि आप एनसीईआरटी की ही किताब पढ़ाएंगे, उसी दाम पर देंगे। कैसे उपलब्ध कराया जाए ये व्यवस्था हो गई है और पेरेंट्स और स्कूल्स दोनों इसको मान रहे हैं। अपराजिता, यहाँ एक बार शर्मा जी का मैं धन्यवाद भी कहूंगी, और शर्मा जी आपसे पूछना चाहूंगी, आपने 2-3 बार सरकार का शब्द यूज किया, तो सरकार से आपका यहाँ पे क्या तात्पर्य है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? तो फिर मेरा आंसर उस हिसाब से हो पाएगा। विद्यालय शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में अभी है। हाँ, अगर स्कूल एजुकेशन कमीशन बनता है तो वो सब कमीशन के अंदर में आएगा, जैसे यूजीसी के अंदर में स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आते हैं। लेकिन मैं वापस उस मुद्दे पर आना फिलहाल मैं उसी मुद्दे पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज को लेकर, जब कॉमर्शियल एक्टिविटी ऐसा, मैं क्योंकि मैं सर्कुलर देख रहा था, इससे पहले भी कई बार इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल यूनिफॉर्म स्कूलों को जो बेचते हैं दुकान खोलकर, उस पर रोकने की बात हुई थी। स्कूल से किताबों की खरीदने की बाध्यता खत्म करने की बात हुई थी, और इसके अलावा जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज की बात है, किस तरीके के बदलाव आए हैं अगर पेरेंट्स के तौर पर आप देखते हैं उन नियमों का? अगर 2018 में कहूँ खास तौर पर जो 14.10 का जो एक्ट वो है, सब क्लॉज है, उसको कितना लागू कर पाए हैं पिछले 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर? देखिए, प्रैक्टिकली में बात करें, जैसे शर्मा जी ने बोला, सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं। शर्मा जी का पॉइंट उठाते हैं बुक्स के बारे में जो बात की, हम अभी ये बात करें कितना फिजिकली प्रैक्टिकली ये लोग ग्राउंड वर्क में कॉमर्शियल में लेकर आ रही हूँ। कॉमर्शियल का एक पार्ट है प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक बेचना। कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, सीबीएसई ने निकाल दिया है, स्टेट गवर्नमेंट, हम दिल्ली में बैठे, स्टेट गवर्नमेंट का भी आते हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया था कि सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूलों में केवल और केवल एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें जाएंगी। उसके बाद भी लगातार हमारे पास कंप्लेंट्स का ढेर लगा रहा। जो किताबें 250 से 300 रुपए की आ सकती है, वो 5-5 हजार रुपए की बिक रही हैं, और स्कूल के प्रीमाइसेस में ही बेचा जा रहा है। आपकी स्कूल यूनिफॉर्म है, आपके अलग से दुकानें खुली पड़ी हैं, और ये बात आज की नहीं, मैं 5 साल पुरानी भी बात कहूँ, हमने पिक्चर्स के साथ भी सीबीएसई के ऑफिस में हमने कंप्लेंट्स डलवाई हैं। आज की डेट में भी पेरेंट्स के थ्रू डलवाते हैं, मैं रिसेंट की बात कर रही हूँ, आज भी डलवाती हैं। तो एज सच हम बोलें कि कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद हो गई है, मैं माफी चाहूंगी शर्मा जी, कॉमर्शियल एक्टिविटी किसी ने नहीं बंद की है। कम तो हुआ है, कम नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें, मैं आपकी बात से उसमें नहीं करती, तरीका बदल गया। इस दुकान पे नहीं, अपनी दुकान नहीं खोली तो वो पर्टिकुलर एक शॉपकीपर बता दिया, क्यों? क्योंकि आपकी ड्रेस में एक नीली पट्टी लगा दी, अब वो नीली पट्टी का एक पर्टिकुलर पैंटॉन शेड है तो आपको वही लेना होगा, या यहाँ पर एक कुछ दे दिया। तो ये स्कूल ये करता है एक्टिविटी। दूसरी बात आते हैं हम, जैसे हमने कहा पुराने एफिलिएशंस की हम बात करें, अभी एफिलिएशन बायलॉज अभी चेंजेस हुए थे 2018 में, हम सबको पता है ये। तो मैं अगर उनकी भी बात करूं तो उसमें है एक, अगर मैं रूल नंबर बोलूं 2.4.11, तो उसमें स्पेशल एजुकेटर्स की बात है। आप निकलवा लीजिए डेटा, कितने स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर्स हैं। उससे पहले 2017 में, जून 2017 में उन्होंने निकाला था। मैं आपके कुछ वो पॉइंट्स बताना चाह रही हूँ जो स्कूलों में बच्चों के लिए जरूरी है। क्या स्पेशल एजुकेटर्स होने चाहिए, बुक्स और यूनिफॉर्म का पेरेंट्स पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा, अगर मैं बात करूं वेबसाइट 2.4.9, मैं एफिलिएशन की बात कर रही हूँ, वहां पर भी लिखा हुआ है साफ साफ कि वेबसाइट में सारी चीज डिक्लेयर करनी चाहिए। आप अभी हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए, किसी भी 10 स्कूल की वेबसाइट में जाके देखिए, क्या वो सच में पुरानी फीस, नई फीस पूरा ब्यौरा दे रहे हैं? क्या टीचर्स की सैलरी का ब्यौरा दे रहे हैं? क्या वो ब्यौरा दे रहे हैं कि कितने बच्चों को टीसी दिया? आई एम टॉकिंग विद द बायलॉज, ठीक है। ये बायलॉज का एडिशन उन्होंने सर्कुलर निकाल दिया, ये सर्कुलर मेरे बायलॉज को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि उसमें भी लिखा हुआ है कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं जब आप ग्राउंड पर जाते हैं, ग्राउंड पर ये बदलने की जो कवायद है कैसे वृंदे जी, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि मैं खुद, और जैसा कि कहा प्राजक्ता ने बिल्कुल ठीक है, कि जो बायलॉज के अगर हम तमाम बिंदुओं को देखते हैं, अगर मैं कहूँ एक व्यक्ति के तौर पर कि अगर हम 60 से 70% भी स्कूल अमल कर रहे होते तो शायद पेरेंट्स खुश होते और कभी शिकायत नहीं करते। सिर्फ 60 से 70%, 100% तो एक सपने की तरह है, लेकिन उसको 30% से ज़्यादा भी अमल में नहीं ला पा रहे स्कूल, जो अब तक के अपुष्ट आंकड़े, हालांकि सरकारी आंकड़े नहीं हैं। ऐसा क्यों है और क्या होना चाहिए कि ये जो कॉमर्शियल जो एक गतिविधियाँ, या फिर मैं कहूँ कि एक दुकानदारी है, उसको हम रोक पाएं, जो एक मंशा थी बायलॉज को बनाने में? इसमें मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगी आपसे, कि एक तो हमारा फोकस सिर्फ सीबीएसई पे ही रह रहा है। सीबीएसई के स्कूल्स जो हैं करीब 4-5% ही बच्चों को पूरे देश में कवर करते होंगे, बाकी तो स्टेट बोर्ड्स करते हैं। और स्टेट बोर्ड्स में जो स्कूल्स एफिलिएटेड हैं, उनके भी नियम हैं, उनके भी कंप्लायंस होती है, उनको भी
एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान और इंस्पेक्टर्स जाके इंस्पेक्ट करते हैं, चेंजेस करते हैं। तो जो किताबों की जहाँ तक बात है, स्टेट्स में तो ये बहुत मिनिमल समस्या रहती है, क्योंकि स्टेट्स की अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में वो स्टेट बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट बंटती हैं। बिल्कुल। और जो प्राइसिंग अगर आपकी हायर क्लासेस में है भी, तो वो भी रेगुलेटेड काफ़ी हद तक रहती है। ये समस्या जो जिस तरह की एलूड की जा रही है यहाँ पे, ये ज़्यादातर मेट्रो टाउन्स और सीबीएसई एफिलिएटेड एरियाज़ में ही ये इसकी बात कही जाती है ज़्यादा। और इसको कंट्रोल करने के लिए सीबीएसई टाइम टू टाइम ऑर्डर्स निकालती है, एफिलिएशन के समय भी कंडीशनैलिटीज़ डालती है और उसमें कंप्लायंस भी होती है। तो जो स्कूल्स इन बातों को अप्रिशिएट कर रहे हैं और कंप्लायंस हो भी रही है, मैं दिल्ली के स्कूल्स में बहुत सारों में मैं देखती हूँ कि वो काफ़ी कंप्लायंस इन बातों की हो रही है। यस, चैलेंजेस होते हैं, कुछ लोग नाखुश होते हैं, मगर कंप्लायंस हो रही है। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा और ये स्कूल्स की अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है इन चीज़ों में कि जो चीज़ें गलत हैं। सो कमर्शियल एक्टिविटीज़ एज सच, इसमें हमको बड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा कि कहाँ वो एक्सप्लॉयटेटिव है और कहीं वो फैसिलिटेटिव है। मैं आपको बताऊं, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो तब भी जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब थी वो कुछ ही जगहों पे बनती थी, उन्हीं टेलर्स पे जाते थे, वहीं पे हम लोग सिलवाते थे। एक्सप्लॉयटेटिव नहीं था, इट वाज अ सिस्टम। मगर हम लोग तब क्रिब करते थे क्योंकि हमको बाहर जाके किसी जो लोकेशन थी, जिस मार्केट में, वहाँ जाके सिलवाना पड़ता था। स्लोली स्कूल्स ने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई विंडो एक आपको स्कूल के अंदर ही दे देते हैं। व्हाट वी हैव टू लुक एट इज एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। कोई कमर्शियली उसको एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स के लिए कोई फैसिलिटी स्कूल के अंदर बना रहे हैं, मेरे हिसाब से वो बहुत पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है। स्कूल उससे उसका कोई किकबैक या कोई हासिल नहीं होना चाहिए, कोई उसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये तो स्कूल्स की कॉन्शियसनेस जितनी बढ़ती जाएगी, ये चीज़ें कम होती जाएंगी। और जो फैसिलिटी है जिसमें कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, उसको इस तरह से कमर्शियल मानने के लिए मैं सहमत नहीं। ओके शर्मा जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाहूँगा जो आप कहना चाह रहे उसके साथ साथ एक सवाल मेरा था कि इस तरह जब भी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हो या फिर किसी दूसरे बोर्ड के स्कूल हो, राज्यों में कई जगहों पर समस्याएं हैं, क्या ये कार्रवाई कौन करेगा? राज्य करेगा, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन करेगा, वो सोचता है बोर्ड करेगा? ये जो मैं कहूँ कि ये घेरा है कि कौन करेगा, इसके चलते ये जो समस्या है इसको उतनी तेजी के साथ नहीं रोक पा रहे जो कि नियमों के हिसाब से रुक जानी चाहिए। देखिए, जैसा प्रश्न उठ रहा है, विद्यालय शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है और इस पर नकाब नहीं कस पाते हैं क्योंकि ये केंद्र सरकार भी देखती है, राज्य की सरकारें भी देखती हैं। तो सीबीएसई 32 बोर्ड में से एक बोर्ड है। बिल्कुल। जैसे एनआईओएस केंद्र सरकार के 2 बोर्ड हैं, सीबीएसई और एनआईओएस 2 ही केंद्र सरकार के हैं, बाकी सब राज्य सरकारों के हैं। जैसे उच्च शिक्षा में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो नियम बनाती है, कानून बनाती है, वो चाहे केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय हो या राज्य सरकार के विश्वविद्यालय हो, सबको मानना पड़ता है। वैसे ही चर्चा ये है कि नए शिक्षा नीति के बाद विद्यालय आयोग बनेगा जो नियम बनाएगा विद्यालयों के लिए, और वो केंद्र के बोर्ड, राज्य के बोर्ड, सब पर लागू होगा। अभी जो परेशानी आ रही है कि हम एनसीईआरटी की किताबों को कंपलसरी तो किए, लेकिन केवल सीबीएसई स्कूल्स मान रहे हैं, राज्य सरकार के बोर्ड नहीं मान रहे हैं। ऐसा बोर्ड बनने के बाद, विद्यालय शिक्षा आयोग बनने के बाद, उसके जो नियम होंगे वो केंद्र और राज्य के बोर्ड दोनों मानेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि जैसा वृंदा जी ने कहा, बहुत सही कहा, बड़ा सिल्वर लाइनिंग है, बच्चों को कौन सी सुविधा देनी चाहिए वो विद्यालय में मिले और धीरे धीरे वो एक्सप्लॉयटेटिव हो जाता है। जैसे कोचिंग भी आज इतना बड़ा रूप धारण किया है, वो कहीं एक शिक्षक घर पे जाकर के किसी नीडी बच्चे को, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे को, किसी कमजोर बच्चे को पढ़ाने से शुरू हुआ था और वो एक बड़ा कोचिंग इंडस्ट्री जैसा बन गया है। तो लगातार देखने की जरूरत है। तंत्र इतना बड़ा है कि हम अभी जो सरकारी तंत्र है उसे देख नहीं पा रहे हैं। अगर विद्यालय शिक्षा आयोग बन जाता है तो उसके ब्रांचेस होंगे, उसके नियम कानून होंगे, उसके लोग होंगे, उसका तंत्र होगा। जैसे विश्वविद्यालयों के हम देखरेख करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, वैसे हम विद्यालयों का भी कर पाएंगे।
बहुत संक्षेप में कोई एक सुझाव अगर आपको लगता है जो जिसके जरिए मैं बिल्कुल थोड़ा बहुत समस्या से अच्छा मैं इसी सर्कुलर की बात करूं, मेरा बस सीबीएसई डिपार्टमेंट से एक अनुरोध ये है कि सर आपने सर्कुलर निकाला, लास्ट में आपने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि जिन बच्चों ने एडमिशन उसी के बेस पे लिया हुआ है उन बच्चों का, आप लोग जब इसको फॉलो करेंगे उन बच्चों का क्या होगा। क्योंकि जिन पेरेंट ने 7 लाख या 8 लाख रुपए दिए हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के नाम पे, इमीडिएटली अगर वो कोचिंग सेंटर विद इन द प्रेमाइसेस स्कूल बंद हो जाते हैं तो वो मेरा बच्चा कैसे जाएगा, क्या जाएगा। इसके साथ साथ अगर हमारी ये वर्किंग भी साथ साथ दे दी जाती तो मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे जैसे पेरेंट्स हैं जो इस एफिलिएशन के ऑर्डर के बाद, अभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑर्डर आया उसके बाद थोड़ी सी टेंशन क्रिएट होगी पेरेंट्स के दिमाग में। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि आखिर स्कूल में जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसके दायरे में क्या आता है, बोर्ड के नियम क्या हैं और उसके उल्लंघन में क्या कार्रवाई हो सकती है और ये कार्रवाई आखिर कैसे हो रही है और उसमें अगर देरी है तो उसके पीछे के कारण क्या है। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।